हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा धाम में आप सभी का स्वागत है। हमारा दूसरा चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा सौरमंडल के बारे में, जिसमें ग्रह, उपग्रह और तारों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। उसी ग्रहों में अपने पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। तो हमारी पृथ्वी कैसी है? गोलाकार नहीं है। यह उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर यहाँ और यहाँ थोड़ी सी चपटी है और बीच में क्या है? थोड़ा सा उभरा हुआ है। ग्लोब पृथ्वी का क्या है? यह ग्लोब है, यह पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। हम लोग देख सकते हैं कि पृथ्वी कैसे दिखती है। ग्लोब की आकार की जैसी दिखती है। ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब के कई आकार और प्रकार हो सकते हैं। बड़े ग्लोब हो सकते हैं जो कभी नहीं लेके जाया जा सकता है। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब भी होते हैं। गुब्बारे जैसे ग्लोब होते हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। और ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार ग्लोब को घुमाया जा सकता है जैसे कि कुम्हार का पहिया घूमता है और जो लट्टू नचाते हैं हम लोग, वो जैसे घूमता है, वैसे ही ग्लोब स्थिर नहीं होता, वो भी घूमता रहता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागर का सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागरों को सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान अगर किसी भी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना है तो यह बहुत कठिन काम है। अब यह प्रश्न उठता है कि किसी स्थान की अगर स्थिति ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ बिंदु और रेखाओं की आवश्यकता होगी। हाँ, आप देखेंगे कि एक सुई जो है ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है। इसी को अक्ष कहा जाता है। एक सुई है, ऐसे हमारा ग्लोब है, इसमें सुई ऐसे धसी हुई है झुकी हुई अवस्था में, इसको क्या कहते हैं? अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, एक बिंदु ये, एक बिंदु उनको उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव है, जिनसे होकर सुई गुजरती है। पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर ग्लोब को घुमाया जा सकता है। पश्चिम से पूर्व की ओर ग्लोब को पृथ्वी की भांति घुमाया जाता है। लेकिन याद रखें, ग्लोब और पृथ्वी में एक अंतर होता है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। ग्लोब में ऐसी सुई होती है, इसी के सहारे ग्लोब को घुमाया जाता है पश्चिम से पूर्व। लेकिन पृथ्वी में वास्तविक रूप से कोई सुई नहीं होती है और यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती रहती है। अपने एक्सिस पॉइंट होता है, इसी पे पृथ्वी चारों ओर घूमती रहती है, जैसे विष्णु भगवान का चक्र घूमता है सेम, जो एक काल्पनिक रेखा है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है और इसका जो अक्ष है यह काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है। उस रेखा को विषुवत वृत्त कहा जाता है। एक अन्य काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। ये ग्लोब हो गया, इसको दो बराबर भागों में बांटती है। इस रेखा को विषुवत वृत्त कहा जाता है। ये उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग दो भागों में डिवाइड करती है। उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इस प्रकार जो विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर कैसा वृत्त है? काल्पनिक वृत्त है। एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। और यह क्या है? किसी भी स्थान की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु क्या है? यही काल्पनिक वृत्त है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित जितनी समानांतर वृत्ताकार हैं, इनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ये मान लीजिए विषुवत वृत्त है, इसके समान जितनी भी रेखाएं ध्रुव तक खींची जाएंगी, मान लीजिए उत्तरी ध्रुव तक खींची गई इतनी रेखाएं, तो इनको क्या कहेंगे? अक्षांश रेखाएं। दक्षिण ध्रुव तक जितनी रेखाएं खींची जाएंगी, इनको भी अक्षांश रेखाएं कहे जाएंगे। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, ये ध्रुव हो गया, यहाँ तक जितनी रेखाएं समानांतर खींची गई, इसके समान इन रेखाओं को
अक्षांश रेखाएं कहा गया। अक्षांश को अंश में मापा जाता है। विषुवत-वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत-वृत्त कितने अंश अक्षांश को दर्शाती है? शून्य अंश। शून्य अंश अक्षांश को विषुवत-वृत्त दर्शाती है। क्योंकि विषुवत-वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। एक वृत्त कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का कह रहा है। विषुवत-वृत्त यह हो गया, यहाँ से ध्रुव जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पड़े, इनके बीच की दूरी चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। तो 360 डिग्री का 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो विषुवत-वृत्त और ध्रुव के बीच की दूरी कितनी है? 90 अंश है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। यह 90 अंश उत्तर ध्रुव हो जाएगा और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत-वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखा और विषुवत-वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। ये विषुवत-वृत्त के उत्तर में जितनी रेखाएं स्थित हैं, इन रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और जो विषुवत-वृत्त के दक्षिण में स्थित है, इन रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहा जाता है। प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। जैसे जैसे हम विषुवत-वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। अगर हम विषुवत-वृत्त जो होता है, मान लो 0 डिग्री हमारा विषुवत-वृत्त हो गया, इससे जैसे जैसे दूर जाते हैं, यहाँ और दूर मान ध्रुव पहुँच गए, तो इसका आकार गहरा घटता जाता है। ये लंबाई क्या होगा? कम होता जाएगा, क्योंकि ध्रुव के पास लंबाई कम हो जाएगी। फिर आके एक पॉइंट सा बचेगा, इसी को ध्रुव कहेंगे। तो विषुवत-वृत्त से दूर जाते जाते जब हम विषुवत-वृत्त से दूर जाते हैं तो अक्षांशों का आकार घटता जाता है। अगला महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं या समानांतर रेखाएं देखते हैं। महत्वपूर्ण समानांतर रेखाएं होती हैं विषुवत-वृत्त। ये जो विषुवत-वृत्त हम लोग पढ़ के आए हैं 0 डिग्री, ये सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। इसको 0 डिग्री कहा जाता है, इसको विषुवत-वृत्त भी कहा जाता है। और उत्तर ध्रुव जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तर ध्रुव या 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, दक्षिण ध्रुव या 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, दक्षिणी ध्रुव या 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, उत्तरी ध्रुव या 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 3 महत्वपूर्ण समानांतर रेखाएं हो गई। एक रेखा और है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इस रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। यह विषुवत-वृत्त के उत्तर में स्थित है, इसका नाम कर्क रेखा है। इसी के समानांतर विषुवत-वृत्त के समांतर एक 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, इसको मकर रेखा नाम दिया गया है। मकर रेखा। तो हमारे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री या विषुवत-वृत्त रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहा जाता है, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। एक रेखा और है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुववृत्त कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुववृत्त। ऐसे सेम एक रेखा और है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुववृत्त कहा जाता है। टोटल महत्वपूर्ण रेखाएं 7 हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कितने हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है? 7। यहाँ देखते हैं हम लोग दिया है। सबसे महत्वपूर्ण रेखा हो जाएगा विषुवत-वृत्त, जिसको 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री या उत्तरी ध्रुव रेखा या दक्षिणी ध्रुव को, ये कर्क रेखा हमारा हो गया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगली रेखा है
उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव वृत्त कहा जाता है। और इधर है मकर रेखा 23.5 दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। अगला हमारी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत वृत्त, दक्षिण ध्रुव वृत्त, दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव हैं। पृथ्वी के ताप पटबंध को देखते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इस क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहा जाता है। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा विषुवत रेखा हो गया, ये कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा 23.5 दक्षिणी अक्षांश, 66.5 दक्षिणी रेखा को दक्षिणी वृत्त रेखा, 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव वृत्त रेखा कहा जाता है। और ये हमारा हो गया उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। आगे कह रहा है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर से, ये हमारा कर्क रेखा हो गया, ये मकर रेखा, इनके बीच सूर्य वर्ष में एक बार सिर के ठीक ऊपर होता है। सूरज हमेशा इससे आगे नहीं जाता। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही सूरज हमेशा चमकता है, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी प्राप्त होती है। इसलिए इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ये कौन सा क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अगला हमारा है कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। सूरज कभी कर्क रेखा से इधर नहीं जाता और मकर रेखा से यहाँ नहीं जाता। यहाँ गर्मी उसके किरणों के तिरछी होने से प्राप्त होती है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इधर सूर्य की किरणें जब सूरज इधर आता है मकर रेखा के पास तो तिरछी होकर इधर पड़ती हैं, जब इधर जो होता है तो तिरछी होकर इधर पड़ती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त, जो ये कर्क रेखा है और ये हमारा उत्तर ध्रुव वृत्त है, उत्तरी ध्रुव वृत्त और कर्क रेखा, इनके बीच वाले क्षेत्र का तापमान कम होता है। उत्तरी ध्रुव वृत्त और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र का तापमान कैसा होता है? कम होता है। तो इनको किस कटिबंध में कहा जाता है? तो शीतोष्ण कटिबंध, मतलब थोड़ी सी गर्मी थोड़ी सी ठंडी। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो है और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच का तापमान मध्यम होता है, तो इसको भी शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ क्षितिज से ज़्यादा ऊपर सूर्य कभी नहीं होता, इसलिए इनको शीत कटिबंध कहा जाता है। ये हमारा यहाँ कभी भी सूरज की किरणें नहीं पहुँचती, तो ये कौन सा कटिबंध हो जाएगा? शीत कटिबंध। ये भी शीत कटिबंध। तो पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा गया है? 3। ये हो जाएगा मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र उष्ण कटिबंध। उष्ण मतलब गर्म रहता है हमेशा, उष्ण कटिबंध क्षेत्र हो गया। और यहाँ कर्क रेखा से लेकर उत्तरी ध्रुव वृत्त रेखा तक के क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहा जाएगा। ये शीतोष्ण कटिबंध। मकर रेखा से दक्षिण ध्रुव वृत्त तक के क्षेत्र को यह भी शीतोष्ण कटिबंध। और जो ध्रुव होते हैं यह शीत कटिबंध क्षेत्र होता है। तो पृथ्वी को कुल 3 कटिबंधों में बांटा गया है। अगला है देशांतर रेखाएं। ये क्या होती हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और भी जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में टोगा द्वीप और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप,
एक ही अक्षांश पे दोनों हैं, 20 डिग्री अक्षांश पर। ये है हमारा ग्लोब, ये हमारा 0 डिग्री, यहाँ कहीं हो जाएगा 20 डिग्री। इसी 20 डिग्री पर प्रशांत महासागर यहाँ है। प्रशांत महासागर में टोगा द्वीप है, यह भी स्थित है, और हिंद महासागर का मॉरिशस द्वीप भी स्थित है। ये प्रशांत महासागर का टोगा द्वीप हो जाएगा, ये हिंद महासागर का मॉरिशस द्वीप। दोनों 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में ही है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो इनकी एग्जैक्ट स्थिति पता नहीं चल रहा है। इसको ज्ञात करने के लिए देशांतर रेखा की भी जरूरत पड़ती है। तो देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है, और इधर के पार्ट को पश्चिमी गोलार्ध और इधर के पार्ट को पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम को पश्चिमी गोलार्ध, 0 डिग्री देशांतर के पूरब के पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। उन प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में बांटा जाता है। जो देशांतर के बीच की दूरी होती है, इनको भी अंशों में मापा जाता है, और एक अंश प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में बांटा गया है। जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ये अर्धवृत्त हैं, और इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यमोत्तर आपस में मिलती हैं। ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। ये 0 डिग्री देशांतर हो गया। जैसा जैसे के पास आती जा रही हैं, ध्रुवों पर इनकी दूरी क्या होती जा रही है, कम हो जा रही है, और ऐसा एक पॉइंट आ रहा है कि ये आपस में आके मिल जा रही हैं। तो ध्रुवों पर इनकी दूरी शून्य हो जा रही है, ध्रुवों की ओर बढ़ने पर इनकी दूरी कम होती जाती है, और एक अक्षांश एक देशांतर दूसरे देशांतर को आके यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी शून्य हो जाती है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय मात्रों की लंबाई क्या होती है, समान होती है। अक्षांश रेखाओं की क्या होती थी, इनकी लंबाई कम होती थी। ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये सबसे छोटी अक्षांश रेखा है, ये सबसे छोटी, इससे थोड़ी सी बड़ी है, ये थोड़ी सी बड़ी है इससे। तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई भिन्न भिन्न होती है, लेकिन देशांतर जो रेखाएं होती हैं, इनकी लंबाई क्या होती है, सेम होती है। और अक्षांश रेखाओं की लंबाई ध्रुवों की तरफ जाने पर कम होती है, और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ जाने पर कम होती है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी कम होती है, लंबाई इनकी समान होती है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तभी सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहाँ क्या है, राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। ग्रीनिच है ब्रिटेन में, वहाँ राजकीय वेधशाला स्थित है, वहाँ से गिनती स्टार्ट की जाती है। वहीं से पश्चिम और पूर्व माना जाता है, पश्चिमी यमोत्तर और पूर्वी यमोत्तर। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, और यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। ये हमारा 0 डिग्री देशांतर है। इसके ठीक पीछे हमारा 180 डिग्री देशांतर होता है। तो हम यहाँ से जब काउंट करते हुए जाते हैं, तो एक जैसे 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर, तो ऐसे काउंट करते हुए 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक जाएंगे। इधर से ऐसे 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, 160 डिग्री, फिर 180 तक जाएंगे। यही 180 देशांतर रेखाएं दोनों में काउंट हो जाती है। यह एक ही है। यह 180 को न पूर्वी का देशांतर रेखा कहा जाता है, न पश्चिमी, और यह 0 डिग्री के समानांतर होती है। इस यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर कहते हैं। इसी को प्रमुख यमोत्तर, 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रमुख यमोत्तर रेखा कहा जाता है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। 180 डिग्री पश्चिम तक जा सकते हैं, 180 डिग्री पूर्व तक। प्रमुख यमोत्तर तथा 180 डिग्री यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू और पश्चिम के लिए अक्षर पा का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व
180 डिग्री पश्चिम एवं उत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। एक ही रेखा को 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम एवं उत्तर कह सकते हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय रेखाओं के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति को तो देखते हैं हम लोग धुबरी कहाँ होगा, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये हमारा 0 डिग्री हो जाएगा अक्षांश रेखा। इससे ऊपर जाएंगे ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री, तो 26 डिग्री यहीं कहीं आएगा। मान लो ये हमारी हो जाएगी 26 डिग्री अक्षांश रेखा। आगे कह रहा फिर 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा स्थित है। ये 0 डिग्री है तो काउंट करते हुए आएंगे 23.5, 66, ये यहीं कहीं पड़ेगी 90 डिग्री। 90 डिग्री देशांतर रेखा। तो धुबरी कहाँ स्थित हो जाएगी, यहाँ। तो इसको कहेंगे धुबरी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। धुबरी किस जगह स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। समय मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है, पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन क्या है, पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रह, क्योंकि प्रतिदिन सूर्यास्त और सूर्योदय होता है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। दोपहर में परछाई सबसे छोटी, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। जिस समय ग्रीनिच पर सूर्य सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा तो ग्रीनिच यमोत्तर रेखा पर है, इसलिए उस टाइम यमोत्तर पर जितने भी देश या स्थान हैं वहाँ पर दोपहर होगा। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः वह स्थान जो ग्रीनिच के पूरब में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा। पृथ्वी हमेशा ऐसे पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। तो जो स्थान ग्रीनिच के पूरब में है, मान लीजिए ये ग्रीनिच रेखा ग्रीनिच है, इसके पूरब में जो स्थान है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा। ये ग्रीनिच समय से आगे होंगे और ग्रीनिच समय के पश्चिम में है, इनका समय ग्रीनिच से पीछे होगा। समय के अंतर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 मिनट और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच में 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। मान लो जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बज रहे हैं तब ग्रीनिच से अगर 15 डिग्री पूरब में जाएंगे तो वहाँ क्या टाइम हो रहा होगा, 1 बज गया होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, तो वहाँ कितना बज रहा होगा, 11 बजेंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगा। इस प्रकार अगर ये हमारा ग्लोब है, इसके आगे जो ये ग्रीनिश हो गया, इसके यहाँ अगर मान लो दोपहर का 12 बज रहा है तो इसके पीछे 180 डिग्री पर क्या होगा, 180 डिग्री पर रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि देशांतरीय एवं उत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग एवं उत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर
होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यमोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यमोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूरब को मानक समय माना गया है। इसे यमोत्तर को स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। भारत ग्रीनिच के पूरब में 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है। भारत ग्रीनिच के 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है। अतः पूरब में स्थित होने के कारण यह ग्रीनिच से आगे होगा। कितना घंटे आगे है? 5 घंटा 30 मिनट। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होते हैं तब भारत में 7:30 बजे होते हैं। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है। इसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में कुल 11 मानक समय अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाली 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ये हमारा है गुजरात, ये असम। यहाँ के दोनों के बीच के टाइम में कितना डिफरेंस है? 1 घंटा 45 मिनट का अंतर आता है। इसी अंतर को कम करने के लिए भारत में एक मानक समय माना गया है। मान लो यहाँ सुबह 8 बजे हो रहा है तो यहाँ सुबह क्या हो जाएगा? 6 बजे के आसपास ही सुबह हो जाएगा, क्योंकि लगभग 2 घंटे का अंतर है। तो यहाँ टाइम पहले काम करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ के लोग लेट करेंगे। इसके लिए टाइम डिफरेंस को सही करने के लिए एक मानक समय देश के बीचों बीच से जो गुजरती है उसी को माना गया। यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। यह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया आज का।